Okay, welcome once again to part two of Charts and Beyond, episode number 39. I'm Dr. C.K. Narayan, and this, like I said, is episode number 39. In case you are joining us for the first time, please go to our YouTube channel. वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स 1 to 38 के लिस्ट मिल जाएंगे और उसमें देखिएगा. इट इज़ नॉट अ टाइम सेंसिटिव एपिसोड. हर एपिसोड में कोई ना कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट, द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग उसको इम्प्रूव कर जाएगा. सो मेरी आपसे आरजू है कि आप जाए, जितने पुराने एपिसोड देख सकते हैं आप जरूर देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. सो let's come to what we are going to cover in part 2. In part 2 I'm going to look, of course, at the view on the Nifty, short term and as well as the medium term. I'm going to look at a fact that there is one thing called active momentum funds, portfolios. Portfolio matlab nahi, this is active momentum fund portfolios and how they are doing well. देन इन सेक्टर फोकस, ये एक बीच बीच में मैं कवर करते रहता हूँ कि कौन से सेक्टर में कोई फोकस आ रहा है मार्केट की. दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू इट विद बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर. And then I am adding one more item, which is an interesting mutual fund play. This is a little away from what we cover, actively looking at secondary markets, but something very interesting came up in the mutual fund arena. So I thought I should cover that also. With that as the index of coverage, let us dive right in. So we got the charts, and the Nifty chart. What is it showing? The Nifty chart this time I have taken the daily chart. Okay, daily chart of the Nifty. What is it indicating? Now we have talked about the longer term chart. Last time भी मैंने कहा था कि भाई लार्जर टर्म में तो वी आर स्टक इन अ रेंज, और इससे बाहर तो अपन निकल नहीं पा रहे, आज तक भी नहीं निकले. ठीक है. बट इन द शॉर्टर टर्म व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर अंडरगोइंग लोअर टॉप्स. अभी आप इस चार्ट में देखिए तो मैंने 1 2 3 4 5 मार्क किए हैं. ये 1 2 3 4 5 क्या है? दे आर ऑल लोअर टॉप्स. ये अपने सितंबर 24 का टॉप था. सॉरी, ये अपना दिसंबर 2024 का था. सितंबर 24 में एक और हाई बनाया था. यहाँ पर एक दो तीन टॉप सिमिलर जगह पे बने 26,000 के ऊपर, और उसके बाद जो है ये भी एक स्लाइट लोअर टॉप था, फिर एक लोअर टॉप बना, ये तीसरा लोअर टॉप, चौथा लोअर टॉप, और ये पांचवा लोअर टॉप. उसके बाद क्या है, मार्केट ने यहां पर आकर के नया अपस्विंग बनाया. तो मैंने यहां पर फिर मार्क कर दिया 4 एंड आई पुट अ क्वेश्चन मार्क. तो ये मैंने क्यों क्यों लगाया? क्योंकि अभी यहां से शॉर्टर टर्म और मीडियम टर्म में दो दो पॉसिबिलिटी उभरते हैं. वन इज दैट ये जो 1 2 एंड इट केम डाउन हियर, ये जो है दिस इज योर मार्च अप्रैल, अर्ली अप्रैल का बॉटम है ये. ठीक है. उसके बाद देखिए ये एक रैली आया, ये तो डेफिनेटली अभी भी दिस इज द लोअर टॉप जहां पर मैंने नंबर 3 मार्क किया हुआ है. वहां से जो गिरा ये 3, उसके बाद जो 4 एंड 5 मैंने मार्क किया, उसके बाद जो बॉटम आई नंबर 5 के बाद, वो आप देखिए. व्हेन यू लुक एट इट इन द शॉर्टर टर्म, दिस बॉटम विच केम समटाइम ड्यूरिंग जून इज कंपेयर टू द मार्च बॉटम, दैट्स अ हायर बॉटम. अब ये नया सिलसिला भी शुरू हुआ हो सकता है. तो मार्च के सामने ये जून में एक हायर बॉटम बना दिया. अच्छा, ये हायर बॉटम से एक रैली आई है जो अभी अपन एक्सपीरियंस किए हाल में. बट ये जो रैली बना, वो ये जो 0.3 है उसको एक्सीड कर नहीं पाया. उसके अगल बगल आए और वहां पर फिजल आउट हो गया. 24,500 के आसपास आए, 24,600 के आसपास आए और फिजल आउट हो गए. पिछले टाइम अपन को 24,600 24,800 तक गए थे. सो बाय वे ऑफ फिगर्स एंड ऑल दैट, दिस इज द लोअर टॉप स्टिल. अच्छा, तो मैं 4 को यहां मार्क करूं, या मैं ये जो 3 से लेकर के जो डिक्लाइन आया वो पार्ट ऑफ द रिएक्शन है, और शायद ये और एक फेल्ड रैली है, और इसलिए दिस इज येट अनदर लोअर टॉप और ये गिरने वाला है. ये एक संभावना रहता है.
ये संभावना कब फ्रूशन में आएगा? It will come to fruition if all these international things that we spoke about, that is this war scenario, this oil scenario, the dollar scenario, the rupee scenario, and all of that, if they were to worsen, यहाँ से खराब हो जाए ये सब, तो ये पॉसिबल है कि दैट नंबर 4 विल शिफ्ट टू द राइट एंड देन वी मे गो डाउन एंड देन वी मे कम डाउन टू चैलेंज द मार्च बॉटम ऑल्सो. बट दैट इज टू बी सीन. ये होगा या नहीं होगा, दैट दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन राइट नाउ. अच्छा, अभी इधर देखिए एक छोटू सा रेक्टेंगल येलो कलर में मैंने मार्क कर रखी है. ये क्या है? ये एक गैप एरिया छोड़ी थी इंडेक्स ऑन इट्स वे अप. तो सबसे पहला है कि ये गैप जो एरिया है वो कंसिस्टेंटली, आप इधर देखिए, वो गैप एरिया 2-3 बार से सपोर्ट दे रहा है मार्केट को शॉर्ट टर्म में. तो ये याद रखे, ये पूरा लार्जर टर्म जो साइडवेज है उसके भीतर ये हो रहा है. सो स्टिल वी आर इन दैट बिगर साइडवेज. दिस इज, वी आर टॉकिंग दिस टाइम in about the short term. तो in the short term, this gap area which is about 23,600 के आसपास जो है, that is offering support. आज भी अपन उसको टेस्ट करने का कोशिश में है and all that is happening. In addition to that, अगर मैं ये assume करूं कि ये मार्च और अप्रैल, अर्ली अप्रैल का जो बॉटम बने और यहाँ से एक बड़ी रैली शुरू हुई है जिसका अभी एक ही लेग हुआ है और ये एक करेक्टिव लेग हुआ है और एक और लेग भाग है, मिनिमम थ्री लेग्स टू अ रैली होता ही है. एंड इफ आई थिंक दैट दिस अपसाइड रैली विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर अराउंड द जून मिडल, वो अगर कंटिन्यू करना है तो ये जो एरिया है 23,600, ये जो ट्रेंड लाइन थोड़ा और दिन हो जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन भी 23,600 के पास आ जाएगा. तो जो शॉर्ट टर्म खेलते हैं या जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा फोकस रखते हैं व्यूअर्स में से, उनको ये 23,600 का जो एरिया है, यू कैन गिव सम ब्रीदिंग रूम. 100 पॉइंट और रख ले, 23,500 रख लो, क्योंकि 23,500 एंड ऑल विल बी ऑप्शन हंटर्स ग्राउंड, तो वो भी आता है इक्वेशन में. तो ये सब देखिए, तो दिस एरिया 23,500, 23,600 should be an area that short-term traders, short-term investors should definitely watch. अगर ये survive हो जाए, तो then we are back on a rising keel for the short term. With your March-April bottom in place, this becomes a higher bottom. And then point number 3, which is your 24,600 to 800 zone, that should be crossed and regained and gone up. So if all this happens, then the uptrend is reasserting itself. इसका क्या मतलब होगा कि भाई वो जो टैको सिचुएशन मैंने बताया था, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, अगर वो हो जाए और वॉर के जो क्लाउड्स है वो फिर रिसीड हो जाए, हॉर्मज फिर खुल जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और ये तेल की भाव में गिरावट हो जाए. गोल्डमैन सैक्स वाले ने तो बोल दिया कि $80 के आसपास सेटल होगा. $80 में भी वी विल नॉट डू टू बैडली, बट ऑफ कोर्स 68 हुआ, वो तो लाइफ वॉज वेरी गुड. इफ इट गोज ऑल द वे डाउन टू बिलो $70, बट ठीक है, वील टेक दैट वन स्टेप एट अ टाइम. ठीक है, बट अभी के लिए अपने को क्या देखना है कि भाई ये 23,500 600 से ज्यादा घटे नहीं और 23,600 800 के ऊपर चलने लगे. ये अगर दोनों चीज होता है तो इट विल बी वेरी गुड. इसके साथ साथ नीचे मैंने एक ऑसिलेटर भी ऐड किया हुआ है. नाउ दिस इज कॉल्ड अ फेयर एंड ग्रिड ऑसिलेटर. और ये फेयर एंड ग्रिड ऑसिलेटर में एट द मोमेंट ऑन द डेली चार्ट दिस इज रीडिंग एट fear. Okay. Now the same oscillator on the weekly level, it is reading at something that which is termed as worried. So people are worried कि यार market cave in नहीं हो जाए. Right now people are fearful. Fearful of what? Extension of the war, continued increase in the oil prices, increase in inflation and its impact on workings of the company, etc., etc. So right now the dominant sentiment of the market possibly seems to be one of fear in the short term, a little bit of worry over the medium term. But if you go to the long term, it does not seem to be worried. It seems to be still quite comfortable about what is the
longer term of this market. So that is about the view on your Nifty. Now, one more comment about this. ये जो बॉटम बनी थी, आपको याद हो 27-28 फरवरी को वॉर डिक्लेयर हुआ. अब वॉर डिक्लेयर होते ही इमीडिएटली मार्च में गिरावट हुई, और एक महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली विद इन अ मंथ फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, which is still going on and which has taken and disturbed the whole world, the market has made a bottom. और मार्च के बाद अप्रैल मई जून और अभी जुलाई खत्म होने को आया, 4 महीने के लिए मार्केट ने नई बॉटम नहीं बनाया है. सो टिपिकली वी टेक इट दैट the longer the time a bottom has survived, the more likely that the trend has shifted. तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि since the time the war broke out and the bottom has formed in March, and in fact, from that bottom, the index, even as of today or recently, it is 10% higher. मतलब आप 2300-2400 पॉइंट अभी भी ऊपर है और गिरने का इतना मूड में भी नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच इज गुड. सेंटिमेंट इंडिकेटर तो शॉर्ट टर्म में इंडिकेट कर रहा है फियर, बट ये सब वॉर क्लाउड्स वगैरह चले जाएंगे तो फियर विल डिसिपेट. And I think overall that is something that we should be watching. All, all right, so that is about the index. Let's move on to the next item. नेक्स्ट आइटम क्या है? मैंने कहा कि एक एक्टिव मोमेंटम फंड्स आर डूइंग वेल. तो एक्टिव मोमेंटम फंड्स ये जो है ना, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है मार्केट का, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी शुड नोट, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, वो मार्केट सीम्स टू बी इनेबलिंग एक्टिव मोमेंटम फंड्स. ये पहला कभी हो नहीं रहा था. एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्टिवली मैनेज फंड्स वेर ऑल डूइंग पोअरली. And recently, what has happened is active momentum funds have started doing well, and this is why, because most individual investors जो है, they all practice active momentum approach only. तो ये जो active momentum funds जो है, if they are also starting to do well, इसका मतलब ये है कि market अभी supportive है इस type of approach के लिए. This is very good news for investors कि आप जो नॉर्मली करते हो काम, वो अभी मार्केट सपोर्ट करने के लिए तैयार है. एंड इफ दैट हैपेंस, you can expect to make better money. Of course, assuming that you pick everything well and you read the markets well and all that. That goes without saying. अच्छा, ये एक्टिव मोमेंटम फंड्स में क्या रहता है? टिपिकली allocation is seen at 10 to 12% large cap, 20 to 30% mid cap and 50 to 60% small cap. ये देखिए, ये कितना बड़ा डिपार्चर है from what you think about mutual funds. And these are started doing well. देखिए, मोतीलाल ओसवाल की जो एक्टिव मोमेंटम फंड है, that has the best 1 year return performance. 22% they have given. This is terrific. एंड ओवरऑल आप देखेंगे रिसेंटली 11% से 22% का पूरा रेंज है वेरियस फंड्स विच आर हैविंग एक्टिव मोमेंटम स्कीम्स. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड. इसके साथ साथ अलाइड में मैंने थोड़ा और इंफॉर्मेशन यहाँ डाला है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ दिस एक्टिव मोमेंटम पोर्टफोलियो. क्या है ये? लार्ज कैप स्टॉक जो है ना, ये एनालिस्ट जबरदस्त ट्रैकिंग करते हैं. एक कंपनी को 27 एनालिस्ट से कम लोग ट्रैक करते हैं. तो इनका क्या है, ट्रैकिंग में इनका रिपोर्ट निकलता है, इनके कमेंट्री निकलते हैं, और बहुत सारे लोग इसको, ये टीवी में इसका कवरेज आता है, व्हाट्सएप में आते हैं, फॉरवर्ड्स आते हैं, बहुत कुछ होता है. लार्ज कैप, मिड कैप में अबाउट 16 एनालिस्ट पर स्टॉक होता है. स्मॉल कैप में आप देखेंगे देर आर ओनली 8 एनालिस्ट पर स्टॉक. तो मतलब मार्केट का जो फोकस है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च कवरेज, पब्लिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल biased towards a large cap. So, which means that nearly 64% of small and micro cap तो अब small cap 8 है तो micro cap तो साला 2-3 में होगा. So it is very small. Have no analyst coverage, small and micro cap.
And this is as per ICRA data cited in a recent PGIM India report. तो आप देखिए कि ये this is what it is. So what is it? I am calling it a window of opportunity. ये window of opportunity क्यों है? क्योंकि जो कवरेज वाला कमेटी है उधर सब स्टॉक्स है, उधर सारे फोकस जाते हैं. एक कंपनी क्वाइटली इंप्रूव्स, जो सब इंप्रूवमेंट होता है ना, स्मॉल कैप माइक्रो कैप, इट ऑल इम्प्रूव्स क्वाइटली बिकॉज उस पर फोकस ही नहीं है, उसके बारे में समाचार ही नहीं आता, कोई कवरेज ही नहीं होता है, बट इट कीप्स इम्प्रूविंग. एंड इट्स मार्जिन, और व्हाट डज इट इम्प्रूव? इट्स मार्जिन और इट्स मार्केट शेयर एटसेट्रा. But nobody is watching. Why is nobody watching? Because it is not in the news. There is no coverage. So television doesn't do it. Big the companies don't print reports on it. Nothing happens. So this is the reason. And by the time it comes to the notice of the market, the price has already moved. ये कहाँ impact करता है? क्यों ये जो movement जो होता है ना, surreptitiously, quietly, ये movement अपने charts में capture हो जाता है. And that is where our charts will score. That is where our technical analysis focus will score. And that is where software like my NeoTrader will score extremely well. तो NeoTrader जो है, it is made up to track all these stocks. Currently, one version of NeoTrader which is there that tracks about 750 stocks. But we are on the verge of releasing a new version which tracks all the stocks. तो अभी जो होगा हमारा कवरेज होगा कंप्लीट मार्केट में जो भी स्टॉक चल रहे हैं जिसमें कोई मूवमेंट आ रहा है, और नियो ट्रेडर के हमने इतने इतने एल्गोस और डिफरेंट मेथड्स कोड करके रखे हुए हैं जिसके जरिए जो भी स्टॉक में मूवमेंट होगा वो पकड़ा जाएगा. And once that will be caught, and it will be caught much in advance, because the world at large, at least India at large, will not be having any information about them. But we will have, through price movement getting caught on our charts, we will have advance information. So this is good news. Active momentum funds doing well, and I hope they will continue to do well. And those who invest into mutual funds actively, they should perhaps check it out. मैंने एक example दिया इधर मोतीलाल फंड का, मोतीलाल ओसवाल फंड which has done very very well. And there are other funds also. तो मैंने रेंज बता दिया आपको, 11 से 22% तक का yield है लास्ट 1 year का, which is very very good, right? And it's better than the average of all the other mutual fund returns, which average around 12 to 13%, right? So that done, let's move on to the sector focus. Sector focus में क्या है ये टाइम? Biologics and biosimilars. ये क्या है biologics and biosimilar? ये एक वेरिएंट है फार्मा स्पेस का. And we have been talking about biologics for a long time, but biosimilars are now coming to the fore. ये क्यों मेरे नजर में आया? क्योंकि रिसेंटली दो न्यूज आए. एक था सम कंपनी कॉल्ड वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा. नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं था, बट न्यूज में ऐसे ही पढ़ते रहता हूं तो मैंने देखा इट हैज पार्टनर्ड विद जर्मनीज फॉर्माइकॉन टू मैन्युफैक्चर बायोसिमिलर फॉर ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट में बायोसिमिलर बहुत बड़ा बिजनेस है. उसके साथ साथ एमक्यूर फार्मा, दैट इज अनदर लिस्टेड कंपनी, acquired the remaining 12.05% stake in Genova Biopharmaceuticals for 231 crores and all that, making it a wholly owned subsidiary. ये Genova क्या करता है? ये biosimilar manufacturer, because MQR Pharma now wants to concentrate more on the biosimilar market. तो ये दोनों देखते देखते तो मैंने जाके थोड़ा सा और स्टडी किया और रिसर्च किया. ये बायोसिमिलर करते करते बायोलॉजिक्स पे पहुंच गया. तो मैंने देखा इधर ग्लोबल बायोसिमिलर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 100 बिलियन बाय द अर्ली 2030. दैट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट. इंडिया का शेयर इसमें बहुत छोटा सा है. वी द टोटल वर्थ दे आर सेइंग ऑलरेडी, ये तो it is going to go up by 100 billion. Now they are talking the global biologics market is already worth 450 billion. तो अपना तो बहुत कम इसका शेयर है, और अभी एक के बाद एक कंपनी अक्वायर कर रही है या नए डिवीजन स्टार्ट कर रही है, और दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर. तो दे आर ऑल रीचिंग आउट टू दिस बिग पाई.
450 billion of biologics market, 100 billion worth of biosimilars market. So that is one thing. But उससे भी बढ़िया खबर ये है, several biologic drugs are nearing the end of their patent protection. और इंडिया किसमें माहिर है? पेटेंट प्रोटेक्शन जिधर खत्म हो गया वहां पर अपन तो शेर है. We are lions of that market. Once these patents expire, other companies can start making biosimilar, opening up a multi-billion dollar global market for us. And India has already proved with the generics that we are expert in doing this of patent drugs. And that same thing we may look to repeat here also. And the market size is big. So this is the chart. जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन है 2021 to 2033 का किसी ने पब्लिश किया है, दिस इज शोइंग अ वेरी वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ. हाँ, ये सब आगे फ्यूचर का है, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट कंपनीज आर कमिंग इनटू दिस and expanding into this is a good indication that they believe this kind of growth is possible. तो यहां पर मैंने 4 स्टॉक्स के चार्ट चार्ट आपको डाल दिए. बायोकॉन, द टॉप डॉग इन बायोलॉजिक्स, ठीक है, एंड बायोसिमिलर्स. तो ये तो पहले से ही करते आ रहा है, 1990 से करते आ रहा है, सो इज द लीडर इन दिस. बाकी सब लोग अभी तैयार हो रहे हैं. बायोकॉन का देखिए, ये पहला बहुत ज्यादा कोई पूछता नहीं था. इट यूज टू बी अ स्लो स्टॉक एंड रेंज स्टॉक एंड ऑल दैट, बट अभी आप चार्ट का मूवमेंट देख रहे हैं तो इट इज स्टडीली इंप्रूविंग. Aurobindo Pharma, that is also got one specific area. Aurobindo Pharma challenging the all-time highs and going up. Dr. Reddy's, it ran into some trouble, but नीचे आएगा तो Dr. Reddy is also a player in this area. तो ये जो पिछले क्वार्टर के लिए रेड्डी में जो गिरावट आई है उसके कारण थोड़े नीचे में मिलेंगे तो अच्छा है. तो आप देख लीजिए उसमें क्या होना है. Zydus Life, again a stock which is doing very very well, very focused on this biosimilar area and all of that, but they are also affected. जैसे मैंने earlier slide में आपको बताया कि Zydus 43% exposure to USA in their normal generics market also. So what is it opportunity? इधर मैं बता रहा हूँ, इंडियन फार्मा शिफ्टिंग टुवर्ड हाई बैरियर हाई प्रॉफिटेबल बायोसिमिलर. ये हाई बैरियर है क्योंकि ये दिस इज हाई कॉस्ट, तो इट इज हाई बैरियर, राइट. एंड दे आर ब्लॉकबस्टर बायोलॉजिक ड्रग्स जो है वो सब उनका ग्लोबल पेटेंट अभी खत्म होने को आया. अब ये जब होगा तो अपन लोअर कॉस्ट में अपन लोग सब तैयार है ये बनाने के लिए. बायोकॉन एस्टैब्लिश पायनियर कब से है? 60% of its revenue comes from biologics. This is not generics. This is not formulation. ये वो नहीं करता. ये बायोसिमिलर से बायोकॉन का 60% रेवेन्यू ऑलरेडी आ रहा है. And it is poised for a margin expansion now that major capital expenditure is complete. ये एक main point आप ध्यान रखिए, उसका major capital expenditure is complete, so that all expanded capacity, everything should come on board. And I think outlook for Biocon has changed for the better. That is why you are seeing a steady improvement in Biocon's chart. This is very typical kind of pattern. The stair step pattern which you're seeing on the chart is very typical when long-term accumulation is going on. Aurobindo Pharma, kya hai? It has a very specific platform called CureTech, spelled with a Q. And this is aiming for 70 to 75 gross margins on biosimilar by 2030 in the CureTech platform. ये एक इनका ये है. It is not the only division of theirs. They are also into generics and all that. So this is going to be an additional thing. इसमें kicker मिल गया. 70-75% gross margin आया तो profitability में बहुत बड़ा booster तो मिलेगा. Dr. Reddy's company is diversifying across biosimilars. तो ये पेप्टाइड्स, कंज्यूमर हेल्थ, ये वो सब है. विद अ की ऑटो इम्यून बायोसिमिलर लॉन्च स्लेटेड फॉर 2026 ये साल में. तो डॉक्टर रेड्डीज इज अ स्टॉक टू कीप अंडर वॉच. इसमें भी कोई कार्यक्रम चल रहा है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के बारे में. और अभी कोई प्राइस एक्शन नीचे की तरफा दिखा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म में गिरावट आए
और वहां पर कोई चेंज इन ट्रेंड आए तो आप उसको ट्रैक करिए, आपके कोई फिनेंशियल एडवाइजर हो उसको पूछिए, वरना तो हमारा नियो ट्रेडर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको डॉक्टर रेड्डी का जितना भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो पूरा मसाज होके आपको रेडी टू कंज्यूम फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। So you are fully equipped therefore to win the day with NeoTrader. और Zydus Life Science, it is combining biosimilars with oncology innovation. ये एकदम कोई नया एक जुगाड़ जो ये लोग बिठा रहे हैं, and this is something which can be a very very niche market, and it has completed US clinical development for a key biosimilar of the blockbuster drug called Keytruda. अभी ये Keytruda है ना, it is a I think among the highest selling drugs in the whole world. और इसके लिए जो इनका क्लिनिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वी मस्ट ट्रैक दिस न्यू फॉर्म ऑफ Zydus लाइफ साइंस वेरी क्लोजली बिकॉज इट कैन मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस फॉर Zydus लाइफ साइंस। तो ये जो टैरिफ वगैरह जो लगा है ये तो टेम्पररी नॉइज होगा, इसके कारण अपने को ये अरबिंदो, ये डॉक्टर रेड्डी, ये Zydus फार्मा वगैरह वगैरह नीचे मिले तो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। Biocon trades at a premium of 183 PE. This is because of some adjustment recently. Okay, that is why it looks like it's some hugely high PE. Actually, it is not. If you take a long-term PE of that, it is quite in line with what is the average PE of the sector. The others trade below the industry average. So market ने अभी इसमें इतना enthusiasm nahi laya hai. So that is good because you are still getting a re-rating potential. You know, as the pipelines start launching, तो जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अच्छे सेक्टर को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मैं रुपया लगाऊं, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर चार्टिकली एंड फंडामेंटली दोनों, टेक्निकली एंड फंडामेंटली, इट लुक्स पॉइज्ड फॉर अ गुड मूव। तो ये था अपना सेक्टर का फोकस फॉर दिस एपिसोड। आई होप इट विल बी यूजफुल टू फॉर यू। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू दिस इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड प्ले, एडलवाइस ने रिसेंटली कुछ एक इसके बारे में थोड़ा मालूमात दिया है। इट इज कॉल्ड एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। नाउ ये क्या करता है? Edelweiss recently listed IPO fund, that is the name of the fund. It seeks to address the challenges of IPO investing. Everybody has got challenges of IPO investing. अपन करते ही रहते हैं अप्लाई, कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता है, अलॉटमेंट मिले तो 1 शेयर मिला, 5 शेयर मिला, 10 शेयर मिला, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो आप इधर लेफ्ट साइड में देखिए फंड कैसे परफॉर्म किया। 3 year रोलिंग रिटर्न्स इज वेरी वेरी गुड, and then if you take a 5 year rolling return, that is very very good. So the chart illustrates the fund's performance based on a 3 year and a 5 year rolling return calculated from the funds since inception. Okay, inception was in February 2018. तब तो मुझे आइडिया ही नहीं था ऐसा कुछ, इसका मालूमात मुझे रिसेंटली हुआ, इसलिए मैं आपको इसको उठा करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। And these are maximum returns achieved over these periods, and this is from a specific source जिसको मैंने acknowledge कर चुका हूँ। तो आप ये देखिए, अब this creates a curated portfolio of recently listed companies, and इनका स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड है वो मुझे बहुत पसंद आया। And it is not just that they will invest and they will sell on listing. They also make it as a part of a long-term portfolio. So instead of seeking quick listing gain, the fund focuses on identifying businesses with potential to emerge as long-term market leaders. आईपीओ लिस्टिंग में बड़े बड़े मार्केट लीडर्स तो आते ही है, वो लिस्ट होते हैं, कोई कोई तो बढ़िया प्रीमियम में होते हैं, कोई अराउंड इवन होता है, कोई अराउंड डिस्काउंट में भी होता है, और फिर जब भी इट्स पोटेंशियल इज डिस्कवर्ड दे ऑल गो टू बिकम नाइस मूवर्स। तो ये सारा काम जो है आपको ये एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड वाले टीम आपके लिए कर रहे हैं। सो विद द पोटेंशियल टू इमर्ज एज लॉन्ग टर्म मार्केट लीडर्स, वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर 3 to 5 year पोस्ट लिस्टिंग ग्रोथ।
तो ये लोग क्या है, एसएमई आईपीओ में नहीं काम करता। ये बहुत वाइटल चीज है कि भाई हम लोग कोई एडवेंचर पे निकले नहीं है, हम लोग सेफ खेलते हैं। प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल नहीं काम करते। ये एक बहुत रिस्की है, पैसा अटक जाने का बहुत डेंजर रहता है, या कोई डट्स आ जाता है आपके पोर्टफोलियो में। Companies with market capitalization below, below 1,000 crores and IPO with issue sizes below 500 crore, मतलब ये चंगू मंगू स्टॉक में तो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, ऑफकोर्स शुरुआत में किसी भी कंपनी का सीधा 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो होने वाला नहीं है। छोटे स्टार्ट करके धीरे धीरे बड़े होंगे। तो इनका कट ऑफ जो है वो कंफर्टिंग कर कि आईपीओ का साइज 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और मार्केट कैप जो है वो 1,000 करोड़ होना चाहिए। तो यू आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ सेफ्टी विच इज बिल्ट इन दीज फिल्टर्स सीक टू इम्प्रूव पोर्टफोलियो क्वालिटी। तो आपको इतना सोचना नहीं है कि यार आईपीओ में कोई डड मेरे पास आ जाएगा, विच इज व्हाट हैपेंस टू मोस्ट पीपल, कि एक आध चीज अच्छा लगता है बट उसमें भी दो पांच शेयर ही लगते हैं और बाकी सब जो डड्स है वो सब लग जाते हैं 50, 100, 200 शेयर। ओके। तो लिक्विडिटी रिस्क भी रहता है ये सब आईपीओज में। अगर स्टॉक चले नहीं तो लिक्विडिटी रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब मुझे लगा कि दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड विच पीपल शुड लुक एट। It is not, it may not be your, prominent listing, but I think you should have some amount of exposure to something like this. I think Edelweiss is unique in bringing out this. So it's something that you should look at seriously. All right. So let us sum up now. Part two. Part two में क्या देखा मैंने, जैसे कहा overall market is still stuck in a range. बट शॉर्टर टर्म सीम्स टू बी वीकनिंग, और वीकनिंग के लिए अभी कारण भी आ चुका। विल इट वीकन फर्दर? अच्छा, सामने क्या है, गैप जोन है, नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट, वो नीड टू बी वॉच। वो ट्रेंड लाइन भी वहां आ रहा है, मैंने बता दिया डिटेल में। 23,500 23,600 को वॉच करिए, और ऊपर में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा है 24,600। उसके आगे अगर चलने लगे 24,800 के ऊपर तो यू आर इन द क्लियर। और एक मैंने कवर करा दो चीज, एक्टिव मोमेंटम फंड्स और एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। ये दोनों म्यूचुअल फंड एरिया से मैंने कवर करा विद डिफरिंग रीजंस। क्योंकि एक्टिव मोमेंटम फंड्स डूइंग वेल इज अ चेंज इन कैरेक्टर ऑफ द मार्केट, और ये सुविधाजनक होगा फॉर द वे पीपल ऑल्सो रिएक्ट। और ये जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड है, ये एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक मस्त चीज मिला है। तो आप इसमें दोनों में ध्यान जरूर करिए। और एक न्यू सेक्टर जो रुपया लेकर के आ रहा है, रुपया जहां पर धीरे धीरे जा रहा है, और जहां पर कुछ नया एंथुजियाज्म और नया फोर्स बिल्डअप होने की संभावना है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, दैट इज बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर। With that, I come to the end of Charts and Beyond episode number 39. उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ दिस एपिसोड नंबर 39 दोनों में मजा आया होगा। अगर आप दोनों एपिसोड देखे तो धन्यवाद। वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक आई से एवरी टाइम, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जितने ज्यादा लोग को आप इसको शेयर करेंगे, कोई कमेंट कराइए, तो हमारे जो यूट्यूब जो अपना एल्गोरिदम एक चलाता है उसके जरिए अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये तो मेरा free medium hai. This I'm sharing with you all because I love analyzing the market. I love sharing information with people. So make sure if you have enjoyed this, try to reach it to your near and dear ones who you think may also benefit. With that, this is Dr. Narayan saying goodbye, and until we meet again as a part of some other video of mine, stay safe and all the best in your market endeavors.